नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी एयरपोर्ट पर भयानक हादसा हो गया। हादसे में 2 पायलटों की मौत, सभी प्लेन को किया गया ग्राउंडेड, 5 दमकल कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बता दे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का एक विमान रनवे पर ही मौजूद एक ग्राउंड वाहन यानी कि ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद विमानों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसे बड़े हादसे में 100 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है, जबकि विमान के दोनों पायलटों की दुखद मौत हो चुकी है। घटना की शुरुआती जांच में टक्कर से कुछ पल पहले पायलट और वाहन चालक दोनों को ही रुकने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद भी हादसा नहीं टल सका। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट यानी कि फ्लाइट रडार 24 ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि हवाई अड्डे पर लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। घटना के तुरंत बाद अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने सुरक्षा कारणों से हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी कर दिया है, यानी कि सभी उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट की माने तो अधिकारियों ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। जांच के दौरान सामने आई ऑनलाइन ऑडियो रिकॉर्डिंग और शुरुआती फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से ये पता चलता है कि टक्कर होने से कुछ क्षण पहले कंट्रोल ने बार-बार विमान के पायलट और ट्रक ड्राइवर को रुकने का निर्देश भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रक ड्राइवर और विमान पायलट कंट्रोल नहीं कर पाए और ये हादसा हो गया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विमान का अगला हिस्सा हवा में उठा हुआ नजर आ रहा है, जिससे टक्कर की भयानक तस्वीरें भी सामने आई। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार न्यूयॉर्क फायर यानी कि फायर फाइटर्स गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं विमान में सवार 100 से अधिक यात्रियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग यानी कि ARFF की टीमें घटनास्थल पर तैनात है। तो ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां अमेरिका में ये बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 2 पायलटों की मौत होने की भी खबर सामने आई है। वहीं घटना का ऑडियो और वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है और इसके अनुसार एयर ट्रैफिक होने से कुछ देर पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, फ्लाइट क्रू और ग्राउंड पर जो गाड़ी मौजूद थी, दोनों को बार-बार रुकने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि वो दोनों नहीं रुके, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। लगातार इसकी जांच की जा रही है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। क्या 1000 पे आज भी कोई अपना गुजारा कर सकता है? सरकार की ABS के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी वो बहुत ही जल्दी बदलने वाली है। नमस्कार, जो उसको आप सभी का शौक है, आप लोगों के अपने YouTube चैनल पे आज हम यहाँ पे EPS 19.5 के बारे में काफी सारी जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं कि जो अभी तक आप लोगों को जब से 1000 ही दिया रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे बढ़ के चढ़ के निकल के सामने आई है और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि जो अपडेट है ये सभी पेंशनधारियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी जो हमने इसके पहले एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैं आपको साफ साफ ये बताया था कि अब आप लोगों UEKS डीबेसन एंड वो 1000 से बढ़कर 7000 पहुंच चुकी डिमांड की जा रही है। इसमें जल्दी सरकार आप लोगों एक एक्शन लेने वाली है। उसको मैं आपको एक ऑफिशियल एजुकेशन भी यहाँ पर दिखाया था। अब हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आप लोगों को जो EPS की जो पेंशन है वो अभी कुछ लोगों को 1000 में लिया और कुछ लोगों की बढ़ गई है, तो इसी के बारे में अपन कम होता है। और साथ ही साथ अपन लोग यहाँ पे ये भी जानेंगे कि आप लोगों को जो EPS की पेंशन मिल रही है और नए लोगों को कैसे मिलने वाली है। यदि आप लोग को कितनी EPS की भी पेंशन आ रही है, यदि 1000 आ रही है तो कमेंट करके बताइए, और या फिर इसे बढ़ के आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताएगा। ठीक है, तो अपन लोग इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे और साथ ही साथ फिर आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप लोग EPS पेशेंट में अपनी यूं पेंशन है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो आज के नहीं 1000 में एक्चुअली होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को एक तरह में होना तो कुछ नहीं कह रहे, तो आपको बढ़वाने को पड़ेगी। तो आपने उसको कैसे बढ़ाएंगे, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट होने चाहिए। यदि सबकी बढ़ गई है तो ऑलरेडी ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का क्या ही मतलब है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले वहां पे कमेंट करेंगे, वो बता दीजिएगा कि आप लोगों की जो पेंशन है वो कितनी आ रही है। चलिए वो लोग आगे इस वीडियो में बात करते हैं। आज के ताजा गार्ड की एक तो बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। 1000 से 7500 EPS की पेंशन आप लोगों की होने वाली है। उसके लिए बहुत बड़ी सरकार ने आंधी जारी कर दिया है। ठीक है वाला नहीं है तो आप लोगों की जरूर आप लोगों की पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो ये कंफर्म नहीं कर पा रही है सरकार की कितनी बढ़ाएंगे, लेकिन आंधी जारी कर दिया कि बढ़ने ही वाली है। आप लोगों के 100 जो पेंशन है वो बढ़ जाएगी और कम बढ़ेगी। अभी उसका कोई डिक्लेरेशन नहीं है। इसके लिए जंतर मंत्र में दिल्ली में आप लोगों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आप सभी जानते हैं, तो इसको लेकर सरकार ने बहुत बढ़िया एक्शन लिया है। तो आप लोगों को भी यहाँ पे इसके बारे में डिटेल जल्दी आपको अपने वीडियो में देखने मिलेंगे और सारी जन लाइव अपन वहां पे देखने वाले हैं। तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी ही आप लोगों को ई पेंशन कैसे अपग्रेड करनी है अब हो।
कैसे 1000 से ज्यादा बनना है। सबसे पहले वो भी आपको वीडियो बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो का लाइक करिएगा। आप अपन चलिए जहां से जल्दी जो ऑफिशियल ऑर्डर्स का देख लेते हैं और चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट आप लोगों का लिखा हुआ है, ठीक, ये यहाँ पे ये आप लोगों का ऑफिशियल ऑफिस से जारी किया था। सरकार ने इस पे एक्शन लेने के लिए, ठीक था, वो हम लोगों यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा है, हम वालों को हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके काफी अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, सीपीएच पेंशन के लिए सरकार अभी भी 1000 आप लोगों को दे रही है, तो इसको अब बढ़ाने की बहुत ज्यादा मांगी जा रही है, तो सरकार इसको बढ़ाएगी। ठीक है, सरकार ने आप लोगों की बहुत सारी तकलीफों को देखा है कि क्या आप लोगों को तकलीफ पूरे ये सबसे पहले जो पेंशन सहारियां हैं वो फेसिंग डिफिकल्ट लाइफ ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई बढ़ती आ रही है तो उनको अपनी जिंदगी जी हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, साथ ही साथ यहाँ पे जो मेडिकल से है, मतलब दवाई वगैरह है, और आप लोगों का खर्चा है डेयरी के, वो लगातार दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी सरकार ने देखा है कि ये सारी चीजें बढ़ रही है, तो 1000 में सही पे कुछ होना नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपके जेब से जुड़ी है, खबर है बिजली को लेकर, जो सीधे तौर पर आपको बड़ा झटका दे सकती है। ये खबर खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 1 अप्रैल से आपके घर का बजट बिगड़ने वाला है। ऐसे में अब आपकी बिजली का बिल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आ सकता है। दिल्ली सरकार अब बिजली की कीमतें बढ़ाने की पूरी तैयारी में जुट गई है। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली की 3 निजी बिजली कंपनियों BRPL, BYPL और TPDDL को रेगुलेटरी एसेट्स का भुगतान 7 साल के अंदर किया जाए। इसमें लगभग 27,200 का ब्याज भी शामिल है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि DERC ने जनवरी में बताया कि दिल्ली में टोटल रेगुलेटरी एसेट्स करीब 38,550 हो गए हैं। रोड रुपए BYPL के लिए 12,333 और TPDDL के लिए 7,046 बकाया है। आपको बता दें कि पिछले सालों से दिल्ली में बिजली की दरें नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से ये बोझ लगातार बढ़ता गया और अब इसे वसूलने का सही वक्त आ गया है। ये सभी खर्च बिजली सप्लाई के दौरान कंपनियों द्वारा किए गए हैं और इन्हें मंजूरी भी मिली हुई है। आपको बताते चले कि रेगुलेटरी एसेट्स वो खर्च होते हैं जो कंपनियां अभी करती है, लेकिन उनकी वसूली भविष्य में की जाती, यानी कि फ्यूचर में की जाती है। दिल्ली में पिछले सालों से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण ये राशि की लगातार बढ़ती गई। इस रकम की वसूली अगले 7 सालों में बिजली बिल में रेगुलेटरी एसेट सरचार्ज बढ़ाकर की जाएगी। हालांकि सरकार जानती है कि आम जनता पर इसका भारी बोझ पड़ेगा, इसलिए ऑफिशियल आने के अधिकारियों के अकॉर्डिंग सरकार बढ़ी हुई दरों पर अतिरिक्त सब्सिडी यानी कि एडिशनल सब्सिडी देने की योजना भी बना रही है। ये बिल में बढ़ोतरी लगभग तय ही मानी जा रही है। पावर मंत्री आशीष सूद ने पहले ही संकेत दिया था कि करीब 27 करोड़ रुपए की वसूली के कारण बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अब दिल्ली के लोगों को जल्द ही बिजली के बिलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको 1 अप्रैल से अपने बिजली के इस्तेमाल पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ सकती है। पेट्रोल और डीजल की कमी भारत में नहीं होने जा रही, क्योंकि कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही ये भी कहा कि ईरान का जो युद्ध चल रहा है वो एक चिंताजनक हालात को बना रहा है और वेस्ट एशिया में जो हालात हैं उससे निश्चित तौर पर भारत भी काफी हद तक प्रभावित हुआ है। कुछ देर पहले लोकसभा में तमाम सांसदों को और देश को संबोधित किया तो पश्चिम एशिया में 3 हफ्तों से युद्ध चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में बनी तनावपूर्ण हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में देश को भरोसा दिलाया कि पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहेगी। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जनता को इन जरूरी ईंधनों की कोई कमी न हो। लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश 60 LPG का आयात करता है, लेकिन हमने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में बिना किसी रुकावट के जारी रहे। गैस की सप्लाई में भी कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले 1 दशक में भारत में ऊर्जा आयात की विविधता काफी बढ़ी है। ये संख्या बढ़कर 41 देशों हो गई है। सरकार अलग अलग सप्लायर्स के साथ निरंतर संपर्क में है और जहां से भी संभव हो वहां से तेल, गैस और फर्टिलाइजर का आयात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR 53 टन से ज्यादा है, पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेट ऑफ फार्म हाउस में फंसे कई भारतीय जहाजों के सुरक्षित भारत पहुंचने की भी जानकारी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में बने मानवीय और आर्थिक संकट पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में 1 से ज्यादा भारतीय काम करते हैं और समुद्री जहाजों में भारतीय युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 375 भारतीय सुरक्षित देश वापस लाए जा चुके हैं, जिनमें ईरान से 1000 से ज्यादा नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ भारतीयों की मौत भी हुई है। हमारे सभी मिशन प्रभावित देशों में भारतीयों की मदद के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। नियमित एडवाइजरी जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने संसद से अपील की कि इस संकट को लेकर भारत की एकमत आवाज दुनिया तक जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया के नेताओं से 2 बार बातचीत की जा चुकी है और संकट के जल्द समाधान के लिए भारत हर संभव प्रयास में शामिल है। इस संकट से देश के सामने आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय चुनौतियां पैदा हुई हैं।
पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार की प्राथमिकता जनता की ऊर्जा जरूरतों को बिना किसी व्यवधान के पूरा करने की है। लिहाजा सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से आप कितना सहमत हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस भरोसे पर आपको कितना यकीन है? ईरान और अमेरिका इजरायल के जंग को लेकर पूरे मध्य पूर्व में तनाव दिन बदन बढ़ता जा रहा है। 28 फरवरी के बाद से ये जंग अब पीक पर पहुंच रहा है। आपको बता दें, ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल अली खमनी की मौत के बाद इस जंग की शुरुआत हुई और इस जंग में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग जख्मी हैं। एक तरफ अर्थव्यवस्था पर चोट है, तेल का संकट लगातार सामने है, दूसरी ओर अब एक ऐसी आपदा असर पर खड़ी है जिससे बचा नहीं जा सकता। ये वो शब्द है जिसके बिना जिंदगी अधूरी है, पानी। जल संकट। सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध के बीच लोगों की प्यास कैसे बुझेगी, क्योंकि इस जंग को लेकर अब मुस्लिम देशों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहाँ के पानी प्लांटों पर उन देशों के लोगों की आम जिंदगी या निर्भर है और इस युद्ध को लेकर अब उनकी जिंदगी प्रभावित होती दिख रही है। आपको बता दें, सऊदी और यूएई और कुवैत जैसे पेट्रो स्टेटस, जिन्हें दुनिया तेल के लिए जानती है, वो असल में तकनीक के दम पर टिके सॉल्ट वाटर किंगडम भी है। बिना किसी प्राकृतिक नदी के ये देश, ये मुस्लिम देश समंदर के खारे पानी को मीठा बनाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, यानी उसे पीने के लिए योग्य बनाते हैं। हालांकि मौजूदा जंग में अब यही वाटर प्लांट्स दुश्मनों के टारगेट्स पर हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि इन प्लांटों में अगर कहीं से भी हमला हुआ तो फिर लोगों को पीने का पानी मुहैया कराना बड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा। खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देशों के भूगोल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सऊदी सौब जैसे ही देशों में साल भर बहने वाली एक बारहमासी नदी मौजूद नहीं है। भीषण गर्मी रीतीलिए जमीनों के बीच इन देशों ने अपनी बढ़ती आबादी की प्यास बुझाने के लिए डिसैलिनेशन यानी कि अलवणीकरण तकनीक का सहारा बनाया है। आपको बता दें, ये एक बहुत ही जटिल और खर्चीली प्रक्रिया, एक बहुत ही खर्चीला प्रोसेसर है जिसमें समुद्र के खारे पानी से नमक और बाकी टॉक्सिक चीजों को हटाकर उसे पीने का पानी बनाया जाता है। यूएई, कतर और कुवैत अपनी कुल जल आपूर्ति का 80 से 90% से ज्यादा हिस्सा इसी डिसैलिनेशन से हासिल करते हैं और इन विशालकाय प्लांट्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है, जो तेल और गैस के जरिए से ही पूरी होती है। और आपको पता है कि इस जंग को लेकर, तेल और गैस को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए कड़ी चेतावनी दी। ईरान का कहना है कि अगर उसके ईंधन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल की ओर से उपयोग किए जाने वाले खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाले उन प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों, जिनमें बहरीन है, ओमान है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब और संयुक्त 100 अमीरात की जल आपूर्ति को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन देशों में अमेरिका के प्रमुख सैन्य अड्डे भी स्थित है। चलिए, आपको इस रिपोर्ट में हम थोड़ा और करीब से खाड़ी देशों की जल सुरक्षा को लेकर इन वाटर प्लांट्स की कितने बड़े मायने होते हैं इन्हें बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, ज्यादा 65, उसके बाद सऊदी अरब में 44, यूएई में 40, कतर में 9, कुवैत में 8 और बहरीन में 6 वाटर प्लांट्स मौजूद थे और इन स्टेशनों की टोटल क्षमता 2200 लीटर प्रतिदिन है और इनका वास्तविक वार्षिक मीठा जल उत्पादन 6353 लीटर और ये संयंत्र यानी वाटर प्लांट्स तटीय क्षेत्रों में ही मौजूद है। 281 घन मीटर थी, जो कि भारत में एक साल में होने वाली बारिश का मात्र 7%। इन मुस्लिम देशों में नदियां नहीं है बल्कि घटिया है, जिनमें केवल बारिश के दौरान पानी जमा होता है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स बता दें कि 2018 में इन 6 देशों में जमीन से निकाला गया मीठा पानी 495 मिलियन घन मीटर दर्ज किया गया और नदियों की गैर मौजूदगी, कम बारिश और सीमित भूजल के कारण इन देशों में अपनी जल जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्री जल के इन वाटर प्लांट्स पर ज्यादा निर्भर है। आपको बताते, कतर और बहरीन अपनी जल जरूरतों को आधे से ज्यादा हिस्सा इन वाटर प्लांट से पूरा करते हैं, जबकि कुवैत और यूएई अपनी जल मांग का 40 से 50% हिस्सा इन वाटर प्लांट से पूरा करते हैं। सऊदी अरब और ओमान भी इन्हीं वाटर प्लांट्स पर निर्भर है। अब ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि ईरानी ऊर्जा अवसंरचना पर कोई भी हमला अमेरिकी इजरायली ईंधन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और जल संयंत्रों पर हमले को जन्म देगा। यानी साफ तौर पर बता दिया गया, ईरान की तरफ से अगर हमला हुआ तो वाटर प्लांट्स पर हमले होने। कुछ ही दिन पहले बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने भी एक्सपर्ट पोस्ट करके साझा किया था कि ईरानी आक्रामकता ने अंधाधुंध तरीके से नागरिक ठिकानों पर हमला किया और ड्रोन हमले के बाद एक वाटर प्लांट को डैमेज भी किया है। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जंग लगातार बढ़ता जा रहा है और ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ फार्म हाउस को पूरी तरीके से बंद करने की धमकी दी। आपको बता दें, बीते दिन ही ईरान ने धमकाया है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने 48 घंटे के भीतर ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने की धमकी पर अमल करते हैं तो फिर स्टेट ऑफ फार्म हाउस को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अब इन मुस्लिम देशों में जल संकट 751 तक पहुंच गए। इस बैंक शेयरों में गिरावट के बीच मार्केट एक्सपोर्ट ने ट्रेड के लिहाज से अहम लेवल दिया। आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में सीनियर मैनेजर जुगर एस पटेल ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक के शेयरों के लिए 740 का लेवल अहम सपोर्ट है। अगर यह टूटता है तो स्टॉक 730 तक जा सकता है। वहीं ऊपर की ओर 765 का स्तर शेयर के लिए अहम रेसिस्टेंस है। वेज फ्रॉम एचएसबीसी ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष का इस्तीफा कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी चिंताओं के बजाय मतभेद की वजह से हुआ है। ऐसे में ब्रोकरेज ने शेयर पर टारगेट प्राइस 1070 से घटाकर 990 प्रति शेयर कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक में गंभीर इंटरनल और रेगुलेटरी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त क्रेडिट स्विस के एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स की कथित गलत बिक्री के मामले में भी 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। इन आरोपों के बाद दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने पिछले सितंबर में बैंक की DIFC शाखा पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा बैंक के अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफा और इन विवादों के कारण निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। पूरी ग्रुप ने HDFC बैंक को अपनी प्रतिष्ठित मल्टीपल लिस्ट से बाहर कर दिया है। HDFC बैंक को फिलहाल एक ओवरसोल्ड जोन की ओर बढ़ रहा है। HSBC द्वारा टारगेट को 1070 से घटाकर 990 करना शॉर्ट टर्म दबाव हो सकता है, लेकिन बियर रेटिंग ये संकेत देती है कि बैंक के फंडामेंटल अभी भी मजबूत संभव है। हालांकि नए निवेशकों को बाजार की अस्थिरता कम होने तक वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। ईरान युद्ध पार्ट ट्रंप का एक और बड़ा दावा ने ईरान के दावे को किया खारिज। कल रात ईरान से बातचीत हुई, ट्रंप ने कहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्री अरगची भी इस बातचीत में शामिल थे। ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर से हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान हमसे बहुत नीचे है, नेतन्याहू की तरफ से ये बयान दिया गया है। वही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं उससे पहले ही ये जंग रुक सकती है। वही अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने कहा है कि ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ट्रंप का बयान साफ आया है कि मुस्तफाक हमने इससे कोई बातचीत नहीं की। ईरान परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, यानी कि अब इस युद्ध के बीच तमाम बयान आने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 दिनों के भीतर या उससे पहले ही ईरान से कभी भी समझौता हो सकता है। उन्होंने फॉक्स नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा है कि ईरान एक समझौते के लिए बहुत उतावला है और ये डील 5 दिनों या उससे पहले भी कम समय में हो सकती है। ट्रंप ने मार्गिनस विद मारिया कार्यक्रम की होस्ट को बताया है कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशर और साथ ही उनके ईरानी संपर्क पक्षों के बीच सबसे हालिया बातचीत रविवार को हुई। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये बातचीत सकारात्मक और उत्पादक रही है, जिसके आधार पर उन्होंने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर किसी भी सैन्य हमले को 5 दिनों के लिए स्थगित करने का निर्देश जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि जारी चर्चाओं से क्षेत्र में शत्रुता का पूर्ण समाधान निकल सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है और स्टेट ऑफ हार्मोन को फिर से खोलने को लेकर अमेरिकी अल्टीमेटम के बाद बातचीत तेज हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचों पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित करने की घोषणा की, जबकि ईरान ने इसे अपनी कड़ी चेतावनी का परिणाम बताया था। ट्रंप ने कहा कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच जो 7 और रचनात्मक बातचीत हुई, जिसके मद्देनजर उन्होंने रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ईरानी ऊर्जा ढांचे पर सभी सैन्य कार्रवाई 5 दिनों के लिए रोक दी जाए। उन्होंने कहा कि ये फैसला चल रही वार्ताओं की प्रगति पर भी निर्भर करता है और साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है कि मुझे ये बातें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में आपसी दुश्मनी को पूरी तरीके से खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। इन गहरी, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत को देखते हुए मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और ऊर्जा अवसंरचनाओं पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दें। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी, अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ फार्मर्स को नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला कर देगा और चेतावनी बढ़ दी। प्रतिक्रिया देते हुए ईरान ने कहा था कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया तो पूरे पश्चिम एशिया में ऊर्जा और जल अवसंरचना पर जवाबी हमले कर सकता है। ट्रंप के नए बयान के बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी। वहीं अफगानिस्तान के काबुल स्थित ईरानी दूतावास ने ट्रंप के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद हमले टालने का निर्णय लिया है। वहीं ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप पीछे हट गए हैं, तो ये बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है। इजराइल ईरानी युद्ध के बीच आपको बता दें, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अरागची भी इस बातचीत में शामिल थे, तो वही ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन ये बातचीत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और फिलहाल इस बातचीत के दौरान भी इजराइल की तरफ से ईरान पर कई बार हमले किए गए हैं, तो क्या कुछ इस युद्ध के बीच निकलकर सामने आता है।